नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट थर्ड की सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो सेकंड पार्ट आपको इस व्याख्यान में सेकंड पार्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई से संबंधित कुछ आगे की बातें आपको बताई जाएंगी। पिछले पार्ट में अपन ने सेक्शन 15(1) के अंतर्गत ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के बारे में कुछ रूल्स थे, वो अपन ने देखे थे सेक्शन 15(1) के अंतर्गत। लेकिन मान लीजिए सेक्शन 15(1) के अंतर्गत निर्धारित नहीं हो सके वैल्यू ऑफ सप्लाई, किस कंडीशन में? जब वो महत्वपूर्ण आधारभूत शर्त हैं वो पूरी नहीं हो सके। जैसे मान लीजिए संबंधित व्यक्तियों के मध्य न हो, जो ट्रांजैक्शन है वो अगर संबंधित व्यक्ति के बीच में वो ट्रांजैक्शन हो जाए, क्योंकि शर्त तो ये है ना कि संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब अगर संबंधित व्यक्ति हुआ तो फिर क्या होगा, यानी आपूर्तिकर्ता और प्रापक दोनों संबंधित व्यक्ति होंगे तो फिर अपन 15(1) के अंतर्गत नहीं निर्धारित कर सकते ट्रांजैक्शन वैल्यू से। और फिर दूसरी बात, कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। अब ये दोनों शर्तों में से मान लीजिए कोई शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि सेक्शन 15(1) के स्थान पर सेक्शन 15(4) के अंतर्गत कुछ वैल्यूएशन रूल्स दिए गए। उन वैल्यूएशन रूल्स के द्वारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का निर्धारण होगा। ये सभी नियम जो हैं वो रूल 27 से लेकर 35 के बीच में दिए गए हैं। तो ये बात तो यहाँ आपको क्लियर वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में हो जानी चाहिए कि भाई हम जब सेक्शन 15(1) की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हो तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए दो ब्लड रिलेशन वाले हैं, पिता पुत्र है के बीच में है, या पति पत्नी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन कर दिया। अब ये रिलेटिव्स के बीच में अगर इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हुआ कि भी हस्बैंड ने वाइफ को इतने लाख रुपए का ये सामान बेच दिया, तो अब यहाँ पर ये रिलेटेड व्यक्ति के बीच में हो गया, तो 1 लाख रुपये में मान लो सामान बेचा तो 1 लाख रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में रिलेटेड के बीच में हो गया। तो फिर उसका डिसीजन उस ट्रांजैक्शन वैल्यू से नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि रिलेटिव उससे कम चार्ज करे, तो फिर कम चार्ज करेगा तो जीएसटी कम बनेगी। तो ऐसी चोरी को रोकने के लिए जो है वो ये क्लॉज डाला गया कि भी वो रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो फिर सेक्शन 15(1) के अंतर्गत निर्धारित नहीं होगा, वो फिर वैल्यूएशन रूल से डिसाइड होगा। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए जो रूल्स बनाए गए, एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रांजैक्शन वैल्यू से हम डिसाइड नहीं करते हैं तो रूल्स से डिसाइड करते हैं, और वो रूल्स इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो जो रूल है वो 27 है। और 27 रूल क्या कहता है कि यदि प्रतिफल जो होता है वो पूर्णतः या अंशतः मुद्रा में नहीं हो तो फिर रूल 27 से आपूर्ति का मूल्य डिसाइड होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी के बीच में ट्रांजैक्शन कोई हुआ है, लेकिन उसमें ये हो गया कि भाई आप 50,000 रुपये तो आप कैश देंगे और मान लीजिए 50,000 रुपये का ये सामान देंगे, जो भी किसी ने कोई माल या सेवा की आपूर्ति की है उसके अगेंस्ट में प्रतिफल के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कीमत एकमात्र प्रतिफल वाली बात यहाँ नहीं लागू हुई, लेकिन साथ ही देखिए अगर ये ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों के बीच में है तो संबंधित व्यक्तियों के बीच में है तो वो बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ कहता है कि कीमत एकमात्र प्रतिफल नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक कंडीशन इसमें ये होता है कि वो पूर्णतः प्रतिफल मुद्रा के रूप में है नहीं, इन काइंड के रूप में भी उसने कुछ देने की बात कही। तो अब यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई अगर इस तरीके की बात होती है तो फिर हम रूल से ही डिसाइड करेंगे कि सीधा सीधा ये नहीं 1 लाख रुपये माल बेचा और ये सामान दे दिया, तो ये तो प्रतिफल की बात हो गई सीधी सीधी।
अब यहाँ पर भी प्रतिफल तो है, लेकिन वो केवल मात्र वो पूर्णतः मुद्रा के रूप में नहीं है, अंशतः मुद्रा में है और अंशतः काइंड में या किसी वस्तु के रूप में। तो फिर ऐसी स्थिति में रूल लागू हो जाएगा। और रूल 27 के अंतर्गत क्या है कि इस स्थिति के अंदर जो है वो सबसे पहले तो उसकी जो ओपन मार्केट वैल्यू जो है, जिसको ओएमवी कहते हैं, वो ओपन मार्केट वैल्यू से जो है वो उसका डिसीजन होगा कि आपूर्ति का मूल्य कितना होगा। तो ओपन मार्केट वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को कोई माल बेचा है और उसके अगेंस्ट में अंशतः उसको मुद्रा मिला और अंशतः वो मिला, तो जब दोनों अलग अलग हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि उस वस्तु की जो ओपन बाजार में, उस सेम वस्तु की बाजार में क्या मूल्य है, बाजार वैल्यू क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो उसकी मान ली जाएगी। अब वो कितनी वस्तु क्या रुपए के दिया और कितना क्या दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सीधा बाजार की कीमत देखी जाएगी कि बाजार का उसका मूल्य क्या है, वो ले लिया जाएगा। अब मान लीजिए बाजार मूल्य पता नहीं लगी, ओपन मार्केट वैल्यू, तो फिर दूसरी बात ये आती है कि जो उसने पेमेंट दिया है नकदी वो, और जो वस्तु दी है उसके अगेंस्ट में साथ में प्रतिफल के रूप में उस वस्तु का मूल्य, ये दोनों चीज़ें जब जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। तीसरी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब ए और बी इन दोनों से डिसाइड नहीं हो पाए, तो फिर ये देखते हैं कि भी सेम काइंड और क्वालिटी की, यानी सेम प्रकार और किस्म की जो वस्तु है उसका, उससे मिलती जुलती जो सेम वस्तु जो है उसका उसी तरीके से, उसी किस्म की है, उसी प्रकार की है बाजार में कोई वस्तु, तो उसकी जो कीमत होती है वो ले लेते हैं। यानी सेम काइंड एंड क्वालिटी की जो वस्तु है वो, उसका जो मूल्य होता है वो आपूर्ति का मूल्य मान लिया जाता है। अब मान लीजिए ए बी और सी तीनों से डिसाइड नहीं होता है, यानी न तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू मिल रही है, न दोनों का मुद्रिक और अमुद्रिक मूल्य का कोई सेट हो रहा है मामला, और न ही जो है वो उसका कोई जो है वो सेम काइंड और क्वालिटी वाली बात कोई आ रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो कहता है कि फिर जो है वो रूल 30, जिसके अंतर्गत कॉस्ट प्लस 10% का रूल लागू होता है। जितनी उस वस्तु को जब आपूर्ति की गई है यानी बेचा गया है, उस वस्तु को जितने में खरीदा गया था उसका 110% यानी इन्फ्लेटेड या कॉस्ट प्लस 10% जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और मान लीजिए रूल 31 क्या कहता है कि यदि कॉस्ट प्लस 10% से भी डिसाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो समुचित साधनों के द्वारा, मिलते जुलते नियमों के द्वारा, वैल्यू ऑफ रूल सेक्शन 15(1) के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू या जो रूल्स हैं उनसे मिलते जुलते जो समुचित साधन होते हैं, जो बेस्ट जजमेंट जिसको अपन कह सकते हैं, उसके आधार पर उसका निर्णय ले लिया जाता है सेक्शन 31 के अंतर्गत। तो ये 4 बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हुई। ओएमवी, देन ओएमवी नहीं है तो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी, और नंबर 3 है कि सेम काइंड एंड क्वालिटी का, और ये भी नहीं डिसाइड होता है तो कॉस्ट प्लस 10% और अप्रोप्रिएट मीन्स। तो ये इसका एक जो है रूल 27 के अंतर्गत वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का है। दूसरी बात ये तो यहाँ पर ये हुई कि भाई एक कीमती एकमात्र प्रतिफल नहीं हुआ या अंशतः मुद्रा में अंशतः हुआ। दूसरा रूल 28 क्या कहता है कि यदि रिलेटेड व्यक्तियों के बीच में होता है, रिलेटेड व्यक्ति कौन होते हैं ये अपन ने पीछे देखा ही था कि भी पति पत्नी है, पुत्र पुत्री है, भाई बहन, इसका अपन ने देखा था कि ये क्लोज रिलेटिव की श्रेणी में आते हैं। तो उन वो परिभाषा अपन पिछले पार्ट के अंदर देख चुके हैं कि भी कौन व्यक्ति रिलेटेड की श्रेणी में आते हैं, जो एक ही परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं। तो उनको अपन रिलेटेड की श्रेणी में ले रहे हैं, या सेम बिजनेस के हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, सेम की बिजनेस के डायरेक्टर्स हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने वाले हैं, ये हमने रिलेटेड की एक परिभाषा उसके अंदर देखी थी। तो अगर ऐसे व्यक्तियों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्रापक इस तरीके की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसका भी बहुत सीधा सा है कि वही नियम है कि सबसे पहले अपन ओएमवी देखेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू से डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो सेम काइंड एंड क्वालिटी की चीज़ देखेंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात, यानी यदि ए और बी से डिसाइड नहीं होता है, सेम क्वालिटी नहीं तो ओपन मार्केट वैल्यू से डिसाइड हो रहा है, नहीं सेम काइंड एंड क्वालिटी से डिसाइड हो रहा है, तो फिर
हम कॉस्ट प्लस 10% से डिसाइड करेंगे रूल 30 के अंतर्गत, और उससे भी डिसाइड नहीं होता रूल 31 के अंतर्गत हम डिसाइड करेंगे अप्रोप्रिएट मीन्स से। तो ये जो बात है वो यहाँ पर है वो डिसाइड करते हैं रूल 28 के अंतर्गत है। और ये पहले ही बताया जा चुका है जैसे कि भाई संबंधित व्यक्ति में एजेंट को आपूर्ति को हम शामिल नहीं करते हैं, यानी जब किसी एजेंट को आपूर्ति की जाती है तो वो संबंधित की श्रेणी में नहीं आता, इसको अलग श्रेणी में अपन डिवाइड करते हैं। एजेंट की आपूर्ति के बारे में अलग से रूल बना हुआ है, उसको अपन संबंधित की जो कैटेगरी है उसमें अपन नहीं लेते हैं इसको। नेक्स्ट जो आ गया जैसे रूल 29 के बाद रूल जो है वो 28 के बाद रूल 29 आ गया। रूल 29 प्रधान और एजेंट के बीच में अगर जब कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी एक सप्लायर है एक रेसिपिएंट है, प्रधान और एजेंट के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का क्या नियम है, ये इसमें दो बातें दी गई हैं। एक तो इसमें जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो इसका एक बेस होती है कि उस वस्तु की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। दूसरी बात ये है कि जो एजेंट ने अपने ग्राहकों को जो आपूर्ति का मूल्य वसूल किया है उसका 90% वैल्यू जो है वो उसकी क्या आती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन अनिवार्य नहीं है फॉलो करने की, पहले यही फॉलो की जाएगी। ए और बी में से कोई सी भी कंडीशन इसको फॉलो कर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अथवा है इसके बीच में, ध्यान रखें कि यदि यहाँ पसंद करता है तब है, यहाँ पर अलग अलग बातें नहीं हैं। इस कंडीशन में क्या है, जो ए कंडीशन में इसलिए ये लगा दिया गया है, यानी ए जो पॉइंट है उसका उसके अंदर बीच में और लगा हुआ है ना, तो और ये कहता है कि या तो प्रधान जो व्यक्ति है जो सप्लाई किया है वो ओपन मार्केट वैल्यू को पसंद कर ले, ओपन मार्केट वैल्यू को पसंद नहीं करता है मान लीजिए, तो वो दूसरा विकल्प उसके सामने है, वो ये है कि वो जो उसके एजेंट ने जो अपने ग्राहकों से जो प्राइस वसूल की है उसका 90%। अब यहाँ पर इन दोनों में से उसके पास ऑप्शन खुला है, वो जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी जिसमें कीमत कम आएगी ना उसको प्रधान पसंद करेगा, उस पर टैक्स कम देना पड़ेगा उसको। तो ये उसके लिए चॉइस दी गई है पहले ए रूल के अंतर्गत। ए रूल में क्या हुआ, OMV और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड बाय द एजेंट फ्रॉम हिज और हर कस्टमर्स, तो उसका 90%। तो उनमें से जो कम होता है वो आ सकता है, या हम कह सकते हैं कि जिसे इन दोनों में से जिसे प्रधान यानी प्रिंसिपल उसको लाइक करे वो राशि ले ली जाएगी, वो सप्लाई उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और इसके बाद में दूसरा इसका जो विकल्प है बी विकल्प जो है वो तो विकल्प क्या है कि यदि ए से डिसाइड नहीं हो पाए, यानी यदि OMV या 90% से डिसाइड नहीं हो सके तब रूल 30 और 31 लागू होता है। तब तो फिर वही बात होगी कॉस्ट प्लस 10% और अप्रोप्रिएट मीन्स, तो इनके द्वारा है वो डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर दो ही बातें हैं ए और बी, उनको अपने को ध्यान में रखना है कि अगर ए से डिसाइड नहीं होता तो हम बी से डिसाइड करते हैं। माल या सेवाएं दोनों का लागत आधारित मूल्य, ये अब वो रूल 30 वाला आ गया, नियम 30। अब हालांकि हम रूल 30 जो है वो यहाँ पॉइंट नंबर 4 में ही देखेंगे, लेकिन चूंकि ऊपर वाले रूल 27, 28, 29 सब में ये रूल 30, 31 अप्लाई हो रहा है कि अगर मान लीजिए उससे नहीं हो पाता है तो हम इससे डिसाइड करते हैं। अब ये रूल 30 क्या कहता है, रूल 30 ये कहता है कि यदि आपूर्ति का जो मूल्य है वो न तो आपको सेक्शन 15(1) के अंतर्गत डिसाइड होता है और न 28 वाली और 27, 28, 29 वाले जो शुरू के जो पॉइंट है उनसे डिसाइड होता है, तो फिर अपना रूल 30 से डिसाइड करते हैं। तो रूल 30 क्या कहता है कि कॉस्ट इंटू 110/100, यानी कॉस्ट प्लस 10%, एक ही बात होगी, कॉस्ट प्लस 10% से डिसाइड होता है। जो लागत का जो मूल्य होता है उसमें 10% जोड़ करके ये डिसाइड कर लेते हैं। तो ये रूल 30 होता है। और रूल 31 जो होता है वो क्या होता है, ये एक तरह से अपन रूल 31 को रेजिडुअल रूल कह सकते हैं। ये रेजिडुअल रूल क्या होता है कि जिसको अपना अवशिष्ट क्लॉज भी कह सकता है
कि यदि न तो रूल 27 से डिसाइड हो, 28 से भी नहीं हो, 29 से भी नहीं हो, 30 से भी नहीं हो, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसी स्थिति में ये कहता है कि आप अप्रोप्रिएट मीन्स से डिसाइड करो। अब समुचित साधन क्या होंगे? समुचित साधन या तो ये है कि भी कहीं सेक्शन 15(1) का अगर कोई बैठ रहा है तो उससे डिसाइड कर लो। तो यहाँ पर सेक्शन जो है वो 15(1) और सेक्शन 15(4) इन दोनों सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए एक विवेकपूर्ण तरीके से जो प्रावधान और जो रूल्स हैं और जो धाराएं उनको उनका एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि भाई यहाँ जाकर के कोई एडजस्टमेंट बैठ सकता है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो ये समुचित साधन वाली बात हो गई। तो उन नियमों से मेल खाता हुआ, मिलता जुलता कोई ऐसा जो है वो मूल्य निर्धारित किया जाता है। ऐसा मेल खाता हुआ और मिलता जुलता, ये एक तरह से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाली सी बात हो गई। बेस्ट जजमेंट जो डिसीजन है वो इसमें लिया जाता है। तो ये जो है वो सेक्शन 31 हो गया। अब अपन आते हैं सेक्शन 31A। ये सेक्शन 31A जो है वो किससे रिलेटेड है? ये कहता है कि लॉटरी, सार्थ, जुआ, घुड़दौड़, ये इनकी स्थिति में आपूर्ति का मूल्य कैसे डिसाइड किया जाता है? एक्चुअल में लॉटरी तो माल होती है, लॉटरी को हम सेवा नहीं मानते हैं, लॉटरी गुड्स की श्रेणी में आती है। तो जब लॉटरी बेची जाती है मतलब माल बेचा जाता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे घुड़दौड़ है, शर्त है, जुआ है, ये माल की श्रेणी में आकर के इनको अपने सेवा की श्रेणी में कहते हैं। तो यहाँ पर शर्त, जुआ और घुड़दौड़ ये क्या है? ये एक्चुअल में खेलने वाले के लिए नहीं है कि कोई घुड़दौड़ का खेल खेल रहा है, शर्त जुआ खेल रहा है, वो नहीं। वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इनको संचालन करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो ये सेवाएं दे रहे होते हैं अपने मेंबर्स को। तो इनके द्वारा जो मेंबर्स को सेवाएं दी जाती हैं, उन सेवाओं का मूल्य क्या होगा? बात तो ये हुई, उन सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य क्या हुआ? तो ये तो हम देखेंगे किसमें, शर्त, जुआ और घुड़दौड़, उनको सेवाएं। अब बात आती है इसके अंदर सेक्शन 31A तो अपनी सेक्शन है, इसकी सबसेक्शन 2A है। सबसेक्शन 2A जो होती है इस सेक्शन 31A की, इस सेक्शन में ये कहता है कि यदि राज्य के द्वारा कोई लॉटरी बेची जाती है, राज्य के द्वारा लॉटरी बेची जा रही है, राज्य सरकार की लॉटरी है, और वो राज्य सरकार की लॉटरी की अगर यदि केवल राज्य के भीतर ही बेची जा रही है, मतलब राज्य सरकार की लॉटरी है और उसको लॉटरी की टिकट को राज्य के भीतर ही बेचने का अधिकार है, वो राज्य के भीतर ही बेची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का मूल्य डिसाइड करने के लिए कहता है कि जो लॉटरी के ऊपर अंकित मूल्य होता है उसका 100/112 उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे इंटू 100/112, और उससे आपूर्ति का मूल्य आ जाता है। अब वो बात ये हुई कि जैसे मान लीजिए इस तरीके की जो आपूर्ति हुई है, जितनी भी आपूर्ति हुई है, तो वो जो आपूर्ति है उस संपूर्ण आपूर्ति की जो लॉटरी का मूल्य बनता है, कितने मूल्य की लॉटरी है, उसको 100/112 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि भाई ये 100/112 करने का मतलब है जो उसका मूल्य है उससे कम वैल्यू आएगी, उससे कम वैल्यू उतना एक तरह से उनके खर्चों के लिए और उनका कटौती करने के बाद की वैल्यू को उन्होंने नेट गेन मान लिया, मतलब वो नेट सप्लाई वैल्यू मान ली, और वो नेट जो सप्लाई वैल्यू है उसको इन्होंने मान लिया कि भाई वो इंटू 100/112 हो जाएगी। तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई को जो है वो इस श्रेणी में लिया जाता है। ये एक्चुअल में इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो टैक्स सहित है तो उसको 100/112 कर देंगे, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, क्योंकि उस पर 12% होगी और जैसे नेक्स्ट वाले में इसमें 28% दिया हुआ है, तो इसके अंदर वो टैक्स जुड़ा हुआ होगा, तो इसलिए उसको 100/128 करते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि लॉटरी की जो वैल्यू होती है उस लॉटरी की वैल्यू में ये ध्यान रखें कि ये लॉटरी की वैल्यू, लॉटरी यदि राज्य सरकार की लॉटरी है और उस राज्य के भीतर ही उसको बेचने का उसको अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में उसको लॉटरी की मूल्य जो है अंकित मूल्य को 100/112 से गुणा कर देते हैं, तो उसका मूल्य हो जाता है। अब सेक्शन 31A की सेक्शन सबसेक्शन जो है
वो 2B है। 2B में क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी है। एक तो थी राज्य सरकार की लॉटरी, एक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी है जिसे राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी बेचा जा सकता है। इसमें दो फर्क होता है, एक तो भी खुद सरकारी बेच रही है और एक सरकार ने अधिकृत किया है किसी को बेचने के लिए। तो अगर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी है जिसे राज्य के भीतर और राज्य के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, तो फिर ये कहता है कि उसको 128 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी जो आपूर्ति मूल्य होता है। तो ये एक तरह से इंटरेस्ट रेट भी उसको बेच सकता है ये कर। तो ऐसी स्थिति में ये उस पर रेट 28% लगती होगी टैक्स की, तो इसलिए उसको 128 करके टैक्स मूल्य होता है। इस कारण से इसको इसके पीछे यही लॉजिक रहा होगा। लेकिन अपने को आपको यही ध्यान रखना है कि जो लॉटरी का मूल्य है उसको आप 100/112 से मल्टीप्लाई करना है या 100/128 से, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि वो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है, अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और बाय द गवर्नमेंट है। इसका आप अंतर कर लें और उस हिसाब से उसको 100/112 128 से मल्टीप्लाई कर लें। अब अगला इसके अंदर आता है सेक्शन 13(1)(a) सबसेक्शन 3। अभी अपने सेक्शन 13(1)(a) की बात चल रही थी, क्योंकि सेक्शन 13(1)(a) के आप दो पार्ट कर लो। सेक्शन 13(1)(a) के दो पार्ट आप ऐसे करो, एक तो लॉटरी वाला है जो माल से संबंधित है, दूसरा सेक्शन 13(1)(a)(3) है। तो सेक्शन 13(1)(a) के सबसेक्शन 2A और 2B हो गए, और इसी प्रकार से सेक्शन 13(1)(a) के सबसेक्शन 3 हो गया। तो 2A और 2B तो हो गए लॉटरी से संबंधित, और जो सबसेक्शन 3 है वो शर्त जुआ और घुड़दौड़ से संबंधित है। तो ये कहते हैं कि शर्त जुआ और घुड़दौड़ का संचालन करने वाले जो क्लब होते हैं ना, वो क्लब एक फीस के रूप में एक राशि या जिसको ये कहता है कि जैसे घुड़दौड़ में एक टोटलाइजर होता है, वो एक फीस जमा करते हैं। तो वो जो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने रुपए आपको जमा कराना पड़ेंगे, तो जो राशि जमा की जाती है उस क्लब के पास में, उस जमा राशि को ही उसका प्रतिफल मानते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो यानी उसके 100% के बराबर जो राशि होगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इस प्रकार का संचालन करने वाले क्लब के पास जो राशि जमा कराई जाती है उसका 100% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। इस स्थिति में शर्त, घुड़दौड़, जुआ, इस प्रकार की सेवाओं को संचालित करने वाले क्लब में जमा राशि 100% वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो ये बातें आ गई सेक्शन 13(1) की। हमने सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31 के बाद में फिर 31(a)(2) और 13(1)(a)(3। सेक्शन 13(1)(a)(2) लॉटरी से संबंधित है। सेक्शन 13(1)(a)(2) सेक्शन 13(1)(a)(3 जो है वो शर्त, जुए और घुड़दौड़ से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रख लें, उसको अलग अलग इसलिए कर रहे हैं, एक माल वाली है और एक सेवा वाली है सेक्शन 13(1)(a). तो इस हिसाब से आप सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन नहीं, सॉरी सेक्शन में आपको गलत बोल गया, आप इसको करेक्ट लें। ये सेक्शन नहीं बल्कि रूल है। तो रूल 13(1)(a), सब रूल 2B, सब रूल 2A, सब रूल 2B, और इसी तरीके से रूल 13(1)(a), सब रूल 3। तो ये सब रूल 2 और सब रूल 3 जो हैं, इनका आप डिफरेंस ध्यान रख लेना कि सब रूल 2 लॉटरी से रिलेटेड है और सब रूल 3 जो है वो शर्त, जुआ और घुड़दौड़ से संबंधित है। एक माल से सप्लाई से संबंधित है, दूसरा सर्विसेज की सप्लाई से संबंधित है। तो इन के बारे में आप ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से जो है वो वैल्यू सप्लाई का डिसीजन करता है। तो आज हमने ये जो अपने रूल 13(1) तक अपने आज अध्ययन किया। आगे के जो व्याख्यान होंगे वो शेष जो नियम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस नियम 27 से लेकर के नियम रूल 35 तक जो हैं वो आपको इस सेक्शन 15(4) के अंतर्गत आने वाले रूल्स से डिसाइड जो होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो बताए गए हैं। तो अभी हमारे सेक्शन 32, 33, 34, 35 ये रूल्स हमारे और बचे हुए हैं, तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अगला पार्ट 3 के अंतर्गत इनका अपन अध्ययन करेंगे।
प्रिय छात्रों, मैं एक बात आपके इंटरेस्ट की फिर बता रहा हूँ। ये जो वीडियोस जो बन रहे हैं, मेरे हर वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं पीडीएफ के रूप में, जो नोट्स हैं मेरे, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है वो आपको मिल जाएंगे। लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जो ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे ये पीडीएफ फॉर्म के रूप में नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। यदि आप वीडियोस के साथ देखना चाहते हैं तो आपके सामने वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। यदि केवल आप वीडियो नहीं देख कर के केवल नोट्स ही देखना चाहते हैं या उनका प्रिंट भी लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी मैटर आपको मिल जाएंगे। मेरा प्रयास ये रहा है कि जो चीज़ें आपकी बुक्स में हैं या कहीं पर भी नेट पर भी उपलब्ध हों, उन सबको आपको सार रूप में थोड़ा संक्षिप्त करके हुए आपको थोड़ा याद रखने में आसानी रहे। बाकी तो चूंकि सेक्शंस होती हैं, धाराएं होती हैं, तो अपन वर्ड टू वर्ड आपके याद हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसका जो मेन एसेंस है, जो मेन उसके सार हैं, उसको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, तो जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। जब वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको डिफरेंस से पता लग जाए। अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 13(1)A है, सेक्शन 13(1) सॉरी रूल 13(1)A का है, उसके दो पार्ट हैं, एक तो 2AB वाला है, 2 वाला है, और एक 3 वाला है। अब उसको आप इसी रूप में आप देखें कि इसमें एक माल है, एक सेवा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट इस आधार पर किया गया है। फिर 12(28) का, इसका भी एक लॉजिक है कि भाई जो स्टेट के भीतर है वो ऐसी स्थिति में इन्होंने वो 12% वाली कैटेगरी में होगा इसलिए 100 टैक्स दोबारा कर दिया होगा, दूसरी वाली कैटेगरी पर 28% टैक्स लगता होगा इसलिए उसको 100 टैक्स 28 कर दिया। तो ये इसका एक रीजनिंग है जो आपको थोड़ा सा बताने में, फिर याद रखने में आपको आसानी हो जाती है कि अपने रूल 13(1) में ये बताया था, ए में ये बताया